गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे EMI लेक्चर नंबर 10। तो पिछले क्लास में मैंने आपको LR सर्किट डिस्कस किया था। LR सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट और LR सर्किट में डीके ऑफ करंट। ओके, फिर डीके ऑफ करंट में लास्ट में हमने देखा था कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज हाफ LI², वो आपको हीट के फॉर्म में रेसिस्टेंस में डेसिपेट होती है जब आपका डीके होता है। तो आज हम लोग वहाँ से काम शुरू करेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद एडी करंट। तो आप हेडिंग दे दो EMI लेक्चर नंबर 10। तो क्यों ना एक दो प्रॉब्लम से शुरू किया जाए ताकि आपको याद ताज़ा हो जाए पिछले क्लास की। तो देखते हैं, मान लो पिछले क्लास में अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लो कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L, और इसमें जो करंट है वो दिया गया है आपका I0। ठीक है, करंट कितना था I0, और इसे डीके करवाया जा रहा है इन दो रेसिस्टेंस के द्वारा। पिछले क्लास में हमने सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिया था। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके सर्किट में दो रेसिस्टेंस हो, R1 एंड R2। तो अब सीधी सी बात है, अब ये आपको याद होगा कि ये ट्राई करता है बैटरी इन सेंस, ताकि कुछ देर तक तो करंट जो है आपका फ्लो करता रहे। तो करंट कुछ देर तक तो फ्लो होता रहेगा, लेकिन आपको पता है ये लंबे समय तक फ्लो होने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं t=0 पे जब डीके स्टार्ट हुआ था वो उस समय करंट कितनी थी I0, और इंडक्टेंस है R, और ये है R1 R2। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट developed in R1 and R2 during decay of करंट के डीके के दौरान क्या निकालना है आपको, R1 और R2 में कितना हीट डेवलप हुआ। बच्चों ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसे बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन लिखो और एक बार ट्राई करो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो। चलो आपने ट्राई कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखो। इसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। आप समझो कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इन दोनों में डेवलप होगी। तो सीधी सी बात ये है बच्चों, आंसर कि आपका मान लेते हैं इसमें डेवलप हुआ H1, है ना, और इसमें डेवलप हुआ H2। तो H1 प्लस H2 मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके इक्वल होगी कौन, H1 प्लस H2। ठीक है, H1 और H2 जो है ये अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि H1 प्लस H2 इज इक्वल टू हाफ LI0², क्योंकि इनिशियल जो एनर्जी इसमें है वो यहाँ पे डेवलप होगी। सवाल ये है कि H1 और H2 का सेपरेट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो, अब ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो आपको याद होगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो आपको याद होगा बच्चों कि सीरीज में अगर दो रेसिस्टेंस होता है तो दोनों में जाने वाला करंट क्या होता है, सेम। तो हम लोग हीट डेवलप के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे I²RT, तभी कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो जो हमें पता है बच्चों कि H=, आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, हीट डेवलप इक्वल्स टू I²R, ये हो गया पावर इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल हीट आता है। याद करो बच्चों, याद करो
पावर इक्वल्स टू होता है dH अपॉन dt, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। सो dH जूल्स हीटिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं। सो dH इक्वल्स टू P dt, और अगर H चाहिए तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस dH, मतलब P dt को क्या करना होगा, इंटीग्रेट। क्लियर? तो अब देखो, अब इन दोनों में से किसी भी समय करंट की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, करंट की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, टाइम भी दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि जब तक डीके होगा तो टाइम भी सेम होगा। तो इसका मतलब है कि ये R वाला जो फैक्टर है वो H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसा कि बच्चों ये सीरीज में है, तो सीरीज में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। H किसके प्रोपोर्शनल है, R के। तो ऑटोमेटिकली H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। जो H1 और H2 है ये R1 R2 के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि करंट और टाइम वाला फैक्टर दोनों के लिए सेम है। तो अब आ जाओ इक्वेशन में बच्चे। अब सीधी सी बात है, जहाँ H1 है वहाँ H1 रहने दो, और जहाँ H2 है तो H2 इक्वल्स टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो H2 इक्वल्स टू लिख सकते हो H1 इंटू R2 अपॉन R1। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू हाफ LI0 स्क्वायर। अब क्या करो, H1 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो H1 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस R2 अपॉन R1 इक्वल टू हाफ LI0 स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से फटाफट लिखो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो बच्चों अपना इक्वेशन यही निकल के आया है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे R1 को एलसीएम ले लोगे तो आपका ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R2, ठीक है ना, सॉरी R1, ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू हाफ LI0 स्क्वायर। तो फाइनली H1 इक्वल्स टू आपका हाफ LI0 स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया ये R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये H1 की वैल्यू हो गई, और इसी तरीके से H2 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ LI0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? लिख लिया आपने? चलो अब इसी क्वेश्चन का एक और फॉर्मेट करते हैं। मान लेते हैं कि आपका ये इंडक्टर है, t इक्वल टू 0 पे मान लो इसमें करंट I0 था, और इसको हमने डिस्चार्ज करवाया इन दो रेसिस्टेंस के थ्रू, दैट इज R1 और R2, और ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस कितनी है, L। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात ये हो गई कि इन दैट केस इसमें भी H1 डेवलप होगा, इसमें भी H2 डेवलप होगा। तो आपको पूछा जा रहा है H1 और H2। क्लियर है? तो आप इसे कैलकुलेट करके बताओ, इसे राइट डाउन कर लो और इसे कैलकुलेट करके बताओ कि H1 और H2 की वैल्यू क्या होगी और उनका रेशियो क्या होगा, जल्द से जल्द। कर दिया आपने? चलो अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो एक बात समझो, तो पैरेलल में है तो हीट डेवलप को कंपेयर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला तो अपना यही है P dt का इंटीग्रेशन, और पावर के लिए अब फॉर्मूला यूज करो V स्क्वायर अपॉन R। पावर का ये भी फॉर्मूला होता है I इंटू dt, है ना बच्चे। तो इस बार क्या है, पैरेलल में होने की वजह से दोनों में करंट तो अलग अलग होगा, पैरेलल में तो करंट अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो कंपेयर करना अपने लिए आसान होगा। ऐसा नहीं है कि ये सही है और I स्क्वायर गलत है, कंपेयर करने के लिए किसी एक को कांस्टेंट बनाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। तो पैरेलल में आप वोल्टेज को कांस्टेंट मान लोगे तो देखो R और R के हिसाब से फिर H डिपेंड करेगा, तो पोटेंशियल और dt दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए पोटेंशियल भी सेम और टाइम भी सेम है ना। जब तक दोनों में करंट चलेगा दोनों में चलेगा, तो पोटेंशियल और टाइम सेम है, तो इसका मतलब है कि पैरेलल में ऐसे लगा हुआ हो तो H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों यहाँ पे H1 अपॉन H2 करोगे
तो सीधी सी बात है, ये आ जाएगा आपका R2 अपॉन R1। इन्वर्स का रिलेशन होगा ना भाई, जैसे यहाँ H1 तो ये R1 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो ये पिछली बार के ठीक अपोजिट आ रहा है आपका यहाँ पे। तो आप देखो इस केस में तो आप चाहें तो हम लोग कैलकुलेशन कर भी सकते हैं और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। कैसे? तो सीधा देखो H इक्वल्स टू, अभी भी लिखना तो आपको यही है H1 प्लस H2, क्योंकि जो आपकी हीट है टोटल वो इन दोनों में मिला के डेवलप होगी, और H की वैल्यू क्या होगी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू H1 प्लस H2। और जैसे पिछली बार आपने किया कि आप यहाँ से H2 की जगह रिप्लेस करोगे H1 के टर्म में, तो ये हो जाएगा H1 R1 अपॉन R2। तो मैं भी वो लिख के दिखाता हूँ, आप फटाफट पहले राइट डाउन करो। कर लिया राइट डाउन आपने? चलो देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग लिखेंगे H1 प्लस H2 इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और जहाँ पे H1 है, जहाँ पे H1 है वहाँ पे क्या लिख सकते हो? H1 और क्या लिख सकते हैं बच्चों? H1 इंटू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो इसको ढंग से सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, H1 जो आएगा आपका हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो वहाँ से उल्टा आया। आप प्रीवियस में देखो, प्रीवियस में H1 में ऊपर R1 था, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसी का हीट डेवलप ज़्यादा, है ना। और जब H2 था तो R2 था। यहाँ जस्ट ये रिवर्स आ रहा है। जब H1 की बात चल रही है तो R2 आ रहा है, आप पुट करके देख लो। और जब H2 की बात चलेगी तो दिस इज हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा बच्चों R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया आपने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे? तो सुनो सुनो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर behaves as open wire। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेसिस्टेंस है ये ऑफर करेगा इनफाइनाइट, एंड एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा बच्चों वेरी लॉन्ग टाइम। तो उस केस में आपका जब करंट स्टेडी हो जाता है तो इंडक्टर, ये हम लोग पहले सीख चुके हैं, इंडक्टर विल बिहेव लाइक सिंपल वायर। मतलब रेसिस्टेंस क्या ऑफर करेगा? 0, जो कि कैपेसिटर के केस में ठीक उल्टा है। वो भी मैं अभी लिख देता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा ना उसको मिक्स करके प्रॉब्लम करेंगे। इन केस ऑफ कैपेसिटर जो अनचार्ज कैपेसिटर होगा, अनचार्ज कैपेसिटर जो बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज कैपेसिटर जो होगा वो ऑफर करता है 0 रेसिस्टेंस, मतलब सिंपल वायर। किसके जैसा बच्चों? सिंपल वायर के जैसा। और जो आपका फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, पूरी तरीके से चार्ज कैपेसिटर की बात करेंगे तो वो ओपन वायर यानी R इक्वल टू इनफाइनाइट, डज नॉट अलाउ एनी करंट। ओपन वायर, ठीक है ना, अलाउ ही नहीं करेगा। अब ये दोनों ये पॉइंट्स को आप फिर से एक बार लिख लो दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखो एक सर्किट आपके सामने मैंने बनाया। ऐसे ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ बैटरी है 10 वोल्ट की, ये रेसिस्टेंस है 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का। ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस जो है
5 मिली हेनरी है। टी इक्वल टू लेस देन जीरो, मतलब आपके देखने से पहले, लेस देन जीरो का मतलब समझते हो ना, मैंने समझा रखा है आपको। स्विच जो था वो ओपन था। एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है ना। स्विच को टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज किया गया, उसके पहले कोई करंट एनर्जी नहीं थी। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करंट एट टी इक्वल टू जीरो। आप यहाँ इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करो थ्रू बैटरी। निश्चित तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैटरी के थ्रू, बैटरी से कितना करंट जाएगा, कब कब निकालना है आपको, तो t इक्वल टू जीरो पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी, या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में वेरी लॉन्ग टाइम, तो समझ जाना। फिर साथ ही साथ आपको ये भी पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। फाइनली कैपेसिटर और इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं कोई हिंट नहीं देने जा रहा, आप वीडियो पॉज करो ईमानदारी से और सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिया आपने, देखते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि t इक्वल टू जीरो पे अब ये इंडक्टर बिहेव करेगा एज ए ओपन वायर, तो आप ये और ये करेगा सिंपल वायर के जैसा, तो आपको सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं बहुत छोटे से मैं बना दे रहा हूँ, ये आपको टूटा हुआ तार है और ये दिखेगा आपको सिंपल वायर, ये हो गया आपका बैटरी। बात समझे ना, ये करंट अलाउ नहीं करेगा और ये करंट को रोकेगा नहीं। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये 10 ओम, दिस इज 10 ओम और बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो आप समझ सकते हो कि 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, और ये 10 जो है ये बेकार है, इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला, यहाँ I इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब जो भी करंट जाएगा वो बाहर से ही आ जाएगा, तो बाहर से ही आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली I इक्वल्स टू हो जाएगा EMF अपॉन R इक्विवेलेंट। तो EMF कितना है बच्चों 10 और R इक्विवेलेंट कितना हो गया 20, क्योंकि सीरीज में, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है t इक्वल टू जीरो की बात। आ गई बात समझ में आ गया सबको। चलो अब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब कि स्टेडी स्टेट आ जाएगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी या वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब समझ गए ना, का क्या हो गया इन्फिनिटी। तो वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब बच्चों हो गया इन्फिनिटी। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आप खुद सोचो, तो आपका ये जो इंडक्टर है, दिस इंडक्टर जो है ये बिहेव करने लगेगा सिंपल वायर, सिंपल वायर। और कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा बच्चों, तो कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तो ये बिहेव करेगा ओपन वायर। कैपेसिटर बिहेव करेगा एज ए ओपन वायर। क्लियर है। तो देखते हैं बच्चों, इंडक्टर हो गया सिंपल वायर, कैपेसिटर हो गया आपका ओपन वायर। तो अब देखो ये सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, सीधी सी बात है। ये देखो यहाँ कटिंग कर दो, सॉरी ये तो अब सिंपल वायर हो गया, ये भी एक रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन ये कट हो गया मतलब इसमें अब करंट नहीं जाएगा। इस बार इन्फिनिटी पे क्या हुआ बच्चों, इसके थ्रू जाने वाला करंट हो गया जीरो, यानी करंट यहाँ से ऐसे मुड़ के आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टर सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आपको ताज्जुब होगा कि मान लो EMF आपका कितना है 10 वोल्ट्स, तो EMF है 10 वोल्ट्स और ये है 10 ओम एंड दिस इज अगेन 10 ओम। इस बार ये वाला आपका यूजलेस हो रहा है, यूजलेस क्योंकि इसमें कोई करंट आपका जाना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे I इक्वल्स टू EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, तो वो देखोगे 10 अपॉन अभी भी 20 दैट इज 1/2 और ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका जो करंट है वो दोनों ही हालात में, चाहे t इक्वल टू जीरो की बात करो या t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करो, दोनों ही हालात में करंट की वैल्यू क्या आ रही है सेम। ठीक है ना, कब क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी भी बताना है एट वेरी लॉन्ग टाइम। तो एनर्जी बताना है तो देखो इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड होगी और कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं उसे आपको कैलकुलेट करके अभी बताता हूं। पहले आप इसे वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा।
चलो देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इसमें करने जा रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है उसकी एनर्जी निकालना चाह रहे हैं बच्चों, और इंडक्टर की। तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस एंड दिस इज इंडक्टर। वेरी लॉन्ग टाइम की बात चल रही है। दिस इज अगेन रेसिस्टेंस और ये हो गया आपका कैपेसिटर। तो बच्चे करंट जो है वेरी लॉन्ग टाइम में मान लो इधर तो जाएगा नहीं, इधर करंट क्या होगा, ज़ीरो। तो इसमें ही करंट आ जाएगा आई नॉट, वो करंट इंडक्टर से होता हुआ आई नॉट यहाँ चला गया। और ईएमएफ कितना है आपका 10 वोल्ट। तो करंट अभी आपने निकाला था 1/2 एम्पियर, दैट इज 0.5 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बच्चों, वो एनर्जी होगी यूबी यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी यूई यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो बच्चों यूबी कैसे निकालेंगे, तो यूबी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ LI0²। आपने फॉर्मूला जान रखा है पहले से। तो हाफ L की वैल्यू कितनी है 5 मिली हेनरी यानी 10⁻³ I0 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये कितना आ गया, तो 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2, तो 1/8 यानी 5/8 इंटू 10⁻³ जूल। ये एनर्जी स्टोर्ड होगी किसमें, आपके इंडक्टर में। समझ में आ रही है ना बात, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वही करंट तो इसमें जा रहा है। बात आती है इसकी कैपेसिटर का क्या करें। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है दैट इज यूई, वो होती है हाफ CV²। क्या होती है, हाफ CV²। तो हाफ C, और C कितनी है, कैपेसिटी कितनी है 4 माइक्रोफराड 10⁻⁻6। लेकिन जो पोटेंशियल है वो कैसे निकालोगे, बच्चे, वो कैसे निकालोगे। देखो इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा है ना, तो यानी कि आपको जो पोटेंशियल, मान लो ये पोटेंशियल यहाँ का A पॉइंट है एंड दिस इज B पॉइंट, तो जो ड्रॉप, तो ये A पॉइंट, तो ये भी A पॉइंट। अब बच्चे इसमें कोई करंट नहीं है तो यहाँ भी तो A पॉइंट ही कहोगे, और ये हो गया B पॉइंट। और अगर देखा जाए ये स्टेडी स्टेट में ये भी कोई ड्रॉप नहीं करवाता है, तो ये कोई ड्रॉप नहीं करवाता, तो ये पॉइंट B, तो ये पॉइंट भी B। तो देखो मैंने क्या प्रूव कर दिया, यानी A पॉइंट ये हुआ, ये पॉइंट B, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चे, तो बहुत सिंपल है। आप चाहो तो मैं यहाँ साइड में लिख दूँ VA माइनस VB। ओम्स लॉ से देखो इसका रेसिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 10 ओम को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 एम्पियर से, करंट तो वही जा रहा है, तो ये आपका आ गया 5 वोल्ट्स। कितना आ गया बच्चों, 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये आ गया किसके अंदर एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी। तो इस तरीके से आप दिमाग लगाओगे बच्चों तो क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी। तो राइट डाउन करो, हम लोग DPP में इसके ऊपर ऐसा और क्वेश्चन और करेंगे, पहले आप लिख लो इसे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक इस तरीके से इसका भी कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में आता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन करते क्यों है, तो आपको मैंने पहले डिटेल में इस बात को बता रखा है, चाहे वो कैपेसिटर में हो या इलेक्ट्रिसिटी में हो, कि आप अगर किसी सर्किट में मोर देन वन किसी डिवाइस को आप यूज करते हो तो फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग उन सारे रियल डिवाइस को एक सिंगल हाइपोथेटिकल डिवाइस से रिप्लेस कर देते हैं। और वो सिंगल हाइपोथेटिकल डिवाइस हर एक मामले में अपने ओरिजिनल सर्किट के उस कॉम्बिनेशन, उस नेटवर्क के इक्विवेलेंट होता है। समझ में आ रही है बात, कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉम्बिनेशन करते ही इसलिए हैं ताकि मैथमेटिकली चीज़ों को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो अब देखो, तो हमेशा की तरह बच्चों दो कॉम्बिनेशन होंगे, यहाँ भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज। तो ये आपको एग्जाम में आएगा, जेई मेन में क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ, ये बोर्ड्स वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको जो भी इसके बारे में आएगा तो एग्जाम में ही आएगा, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की।
क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखो सर्किट है, मान लो ये अपना ऐसे, ये सर्किट हो गया, ये आपका है L1 और ये है आपका L2, ठीक है? ये सर्किट आपका यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको आपने कनेक्ट किया इस टाइप से एक बैटरी से, साथ में रेसिस्टेंस वगैरह भी हम लोग लगा सकते थे। मान लो ये बैटरी आपका वेरिएबल है, ठीक है ना, आप रेजिस्टेंस वगैरह लगा सकते हो। तो इसमें से जो करंट आई जाएगा, तो सीरीज में क्या होता है, दोनों से करंट तो वही जाएगा, आई ही जाएगा। क्लियर है? दोनों से करंट आई जाएगा। और अगर आई आपका वैरी कर रहा है, क्योंकि ईएमएफ जो है वो वेरिएबल है, तो आई आपका वैरी करेगा, ठीक है ना, आई वैरी करेगा एट द रेट ऑफ डी आई अपॉन डी टी। तो बच्चों वही करंट दोनों से जा रहा है, तो इन दोनों में ही करंट वैरी करेंगे, और वैरी का मतलब चेंज होना। तो एक काम करते हैं, चेंज में हम लोग मान लेते हैं कि इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो इंक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है कि इंडक्टर्स विल बिहेव लाइक बैटरी इन अपोजिट सेंस। तो ये दोनों इंडक्टर जो है बैटरी इन अपोजिट सेंस का काम करेगा। मान लो कि इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ E1 और इसमें इंड्यूस हुआ E2, और ये यहाँ पे आपका है A, पॉइंट M मान लो, एंड दिस पॉइंट इज N, और बीच वाले पॉइंट को P मान लो। कोई दिक्कत? चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों Vm माइनस Vn इक्वल्स टू Vm माइनस Vp प्लस Vp माइनस Vn। नहीं लिख सकते? Vm माइनस Vn के लिए हम लोग लिख सकते हैं Vm माइनस Vp प्लस Vp माइनस Vn। अब देखो Vm माइनस Vp, व्हाट इज दिस? तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर, जो कि आपका क्या हो गया E1, और ये हो जाएगा आपका E2। अब E1 की वैल्यू लिखोगे L1 di अपॉन dt, और E2 की वैल्यू लिखोगे L2 di अपॉन dt, है ना? यही तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इस तरीके से M और N के बीच का ये पोटेंशियल आ गया। अब एक बात सोचो कि अगर आपको चाहिए इन दोनों को रिप्लेस करना और इन दोनों के जगह एक सिंगल हाइपोथेटिकल, तो सीधी सी बात है बच्चों, वो अकेला एक इंडक्टर होगा, और उस इंडक्टर को आप अकेला एक उस बैटरी के टाइप से ही जोड़ोगे जो बैटरी आपने वहां यूज किया है, और ये बैटरी का ईएमएफ भी क्या कर रहा होगा? वैरी कर रहा होगा ना भाई। तो ईएमएफ आपका क्या कर रहा होगा? वैरी कर रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? L इक्विवेलेंट। क्या मान लेंगे? L इक्विवेलेंट। और ये आपका ठीक उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए जितना ये पूरे नेटवर्क के क्रॉस है। यहाँ भी आप पॉइंट मानो M और ये पॉइंट मानो N। ये हमने लिख दिया L इक्विवेलेंट। करंट वही जाना चाहिए भाई I, करंट उस हिसाब से ही चेंज इसमें भी होना चाहिए जैसे यहाँ चेंज हो रहा है, दैट इज di/dt रेट से, तभी तो इसके इक्विवेलेंट होगा वो। तो उसके लिए अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग Vm माइनस Vn इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट di अपॉन dt। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये अपना आ गया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो देखो Vm माइनस Vn इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt, और Vm माइनस Vn, यहाँ ढंग से लिखना होगा ना, Vm माइनस Vn, तो ये हो जाएगा आपका दिस। तो 1 और 2 से दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, ये भी Vm माइनस Vn है और ये भी Vm माइनस Vn है। तो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपका यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से L इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट इंटू di अपॉन dt इक्वल्स टू L1 di/dt प्लस L2 di/dt, और ये di/dt गेट कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट यू विल गेट?
you will get L equivalent equals to L1 plus L2। बच्चों ध्यान दो, this is like resistance। ये किसके जैसा ऐड हो रहा है बच्चों? रेसिस्टेंस के जैसा। कल को अगर दो से ज़्यादा होंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपको दरअसल जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो पूछा जाएगा, तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कभी कभी आप क्वेश्चन में देखोगे कि लिखा हुआ रहता है L1 एंड L2 आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ऐसा क्यों लिखा रहता है? तो इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। अगर ये दोनों इंडक्टर पास पास में होंगे तो उस केस में इनके बीच में एक और इंडक्शन चालू होगा जो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो भी हम लोग पढ़ने वाले। तो लार्ज डिस्टेंस इसलिए लिखते हैं टू नेगलेक्ट देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ गए ना? अगर वो क्लोज होंगे तो जब उनका कॉम्बिनेशन निकालोगे तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन के अलावे उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ जाएगा। और अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बस कुछ देर बाद समझ। तो ये कभी कभी आपको लार्ज डिस्टेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। और ना भी मिले तो भी आप ये फॉर्मूला लगाते रहो जब तक कि वो ये ना कह दे कि यार ऐसा करो कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप कंसीडर करो। कंसीडर करने पे क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन फिलहाल आपका नॉर्मल सिर्फ इंडक्टर दिया हुआ रहेगा सीरीज में, तो आप ऐसे ऐड करते चले जाओ। ठीक है, जल्दी से लिख लो। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे आप, ये इंडक्टर है L1 L2 और इसमें करंट आपका I1 I2 जा रहा है। ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। कोई कैसे I1 I2 हुआ? तो पैरेलल में आपको पता है करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो करंट यहाँ से I आया और ये I जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2। ओके, चलो अब एक काम करते हैं। ये EMF आपका वेरिएबल है, मान लो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो ये करंट भी आपकी वेरिएबल होगी और इसका वेरी करने का रेट मान लो di/dt। तो भाई अगर मेन करंट वेरी कर रहा है तो I1 भी वेरी कर रही होगी, I2 भी वेरी कर रही होगी। क्लियर है? और मान लेते हैं कुछ देर के लिए हम लोग इंक्रीज वाला टर्म ही लेके चलते हैं, इंक्रीज। तो बच्चे इसका मतलब है कि ये भी बैटरी इन एंटी सेंस एंड दिस इज ऑल्सो बैटरी इन एंटी सेंस। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम किरचॉफ जंक्शन रूल, फ्रॉम किरचॉफ किरचॉफ के जंक्शन लॉ से I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं हम लोग। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो सीधी सी बात है, दिस इज di/dt एंड दिस इज di1/dt प्लस di2/dt। क्लियर है? अच्छा, एक बात सोचो कि इसमें जो EMF यहाँ पे जनरेट होगा वही EMF यहाँ भी जनरेट होगा, क्योंकि दे आर इन पैरेलल। ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो दोनों के क्रॉस जो EMF जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम। खैर, हम लोग एक काम कर सकते हैं बच्चों कि इस इक्वेशन को अपने दिमाग में आप सेट रखना। ठीक है? इसके क्रॉस जो EMF जनरेट होगा, किसके क्रॉस? L1 और L2 के क्रॉस। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि E इक्वल्स टू L1 di/dt। ठीक है? और इसी तरीके से E इक्वल्स टू L2 di/dt, जो कि इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। ओके, अब एक काम करते हैं बच्चों यहाँ पे कि ये जो है आपका L1 है और ये क्या है? L2। ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो di1, सॉरी इसके लिए काम कर रहे हैं, di1 और ये है di2। तो di1/dt को लिख सकते हो E/L1, di2/dt को लिख सकते हो E/L2। ये इंड्यूस्ड EMF। ओके, इंड्यूस्ड EMF क्या बच्चों? इंड्यूस्ड EMF। अब एक काम करो, काम क्या करो कि इसको हम पहले जल्दी से लिख लो, फटाफट लिखो। लिख लिया आपने? चलो देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों
कि इस पूरे सर्किट की जगह आपको एक हाइपोथेटिकल इंडक्टर रिप्लेस करना है, ठीक है ना, और वो बैटरी वही रहेगी। अब यहाँ रेसिस्टेंस वगैरह भी कुछ होगा, वो लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अगर ये इक्विवेलेंट तो तभी होगा जितना ईएमएफ उन लोगों के क्रॉस इंड्यूस्ड हुआ है वही इंड्यूस्ड यहाँ भी हो, और इसमें भी वही करंट आपका जा रहा हो आई, और ये आपका होगा क्या, एल इक्विवेलेंट, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जहाँ तक रही बात सेंस की, तो ये भी अपोजिट सेंस की बैटरी की तरह काम करेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वही ई इंड्यूस्ड इक्वल टू एल इक्विवेलेंट एंड दिस इज डी आई बाई डी टी। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, यही करंट इसमें गया, इस करंट का जो वैरी करने का रेट है डी आई बाई डी टी, वो पूरा का पूरा इसके थ्रू भी होगा। क्लियर? तो अभी कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस डी आई टू अपॉन डी टी। तो देखो डी आई बाई डी टी के जगह लिख सकते हैं ई एम एफ इंड्यूस्ड अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई एम एफ इंड्यूस्ड अपॉन एल वन प्लस ई एम एफ इंड्यूस्ड अपॉन एल टू। तभी तो ये इसको सीधी सी बात है, पीछे वाला डायग्राम देखो, ये जो आपका है यहाँ जितना इंड्यूस होगा यहाँ जितना इंड्यूस होगा, एक तो आपस में इन दोनों का सेम होगा, और दूसरी बात ये है कि ये उसको तभी रिप्लेस कर पाएगा बच्चों जब उसका इंडक्शन और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, सेम, तब ना बोलेंगे कि ये उसको रिप्लेस कर पाएगा। एंड दीज ऑल आर कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। तो बच्चों देखो लाइक रेसिस्टेंस पैरेलल में ऐसे ही तो जुड़ता था, रेसिस्टेंस पैरेलल में तो ऐसे ही जुड़ता था, लाइक रेसिस्टेंस, मतलब आपको रेसिस्टेंस का अगर याद है तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अगर 3-4 भी होंगे तो भी दिक्कत नहीं है। एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। तो आप इसे याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, लिख लो, फटाफट लिख लो। तो बच्चों मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे आप देख सकते हो 3 इंडक्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं, 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक बैटरी है और ये स्विच है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम कांस्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ। चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहली बात, जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, याद होगा आपको, L अपॉन R होता है, बताया था ना मैंने ग्रोथ ऑफ करंट में। अब यहाँ पे मोर देन 1 इंडक्टर है, मोर देन 1 रेसिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो भाई L इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सीधी सी बात देखो, ये तीनों आपको सीरीज में लग रहे हैं या पैरेलल में। तो देखने में आपको सीरीज लग रहा होगा, लेकिन चालाकी से ये तीनों पैरेलल में। कहोगे कैसे, तो देखो पहली बात देखो, जो पोटेंशियल A होगा, तो देखो A ये सब, और अगर इसको आप B मान लोगे तो B B B B B, तो देखो इसके क्रॉस भी AB, इसके क्रॉस भी AB, इसके क्रॉस भी AB, तो ऑल दीज 3 आर इन पैरेलल। तो ऑटोमेटिकली बच्चों L इक्विवेलेंट पैरेलल में तो जानते हो ये रेसिस्टेंस की तरह जुड़ता है, तो L L L तो क्या हो जाएगा L बाई 3, तो दिस इज L बाई 3, है ना। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होता है तो R बाई N होता है, वैसे ये L बाई N L बाई 3। और रही बात R इक्विवेलेंट की, तो R तो रेजिस्टेंस भी 2 है और ये दोनों तो पक्के तौर पे सीरीज में है, तो ये कितने हो गए 2R, ठीक है ना, सीरीज में ये हो गया 2R। तो ऑटोमेटिकली जो टाइम कांस्टेंट होगा दैट इज टाउ, तो वो हो जाएगा बच्चों L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट एंड दिस इज L अपॉन 6R। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। चलो लिख लो जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, सॉलेनॉइड इंडक्टर की तरह रोल प्ले करता है, ग्रोथ, डीके, ढेर सारी चीजें पढ़ी। अब ये टर्म है म्यूचुअल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल है। सेल्फ का मतलब मैंने आपको समझाया था कि वहां पे खुद के कॉइल के थ्रू अपने ही फील्ड की जो लाइनें हैं वो लिंक करती हैं।
तो सेल्फ फ्लक्स पैदा होता है, यानी कॉइल भी अपना, एरिया भी अपना, खुद का ही करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और फील्ड के लाइंस के लिंक होने की वजह से वहां फ्लक्स पैदा हुआ, तो हो गया सेल्फ फ्लक्स। और जब वो फ्लक्स में चेंज आता है तो वहां पे आपने देखा कि एक ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बोलते ही हैं, जो उस चेंज का अपोज करता था अकॉर्डिंग टू लेंज। म्यूचुअल में क्या है कि यहां पे कम से कम 2 डिवाइस होगा, परस्पर, हिंदी में बोले तो परस्पर, यानी 2 कॉइल्स होंगे, दोनों सेपरेट होंगे। एक का फील्ड होगा और दूसरे का एरिया होगा। एक में करंट चल रहा होगा, उसके करंट के मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दूसरे के एरिया से क्रॉस कर रही होगी और फ्लक्स उसमें जनरेट होगा, जो हम लोग शुरू में कर भी रहे थे, आपको याद होगा। तो बस वही चीज है यहां पे। और फिर जब 2 कॉइल है तो एक बार जिसमें करंट घुमाएंगे उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे और दूसरे में ऑब्जर्वेशन देखेंगे इसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। अब फिर इसको हम लोग रिवर्स भी करेंगे। तो मैं अभी एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो देखो डायग्राम। तो बच्चों अब ये देखो, ये डायग्राम आपके सामने जो है ये आपको समझा देगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। प्रोसेस का नाम होगा म्यूचुअल इंडक्शन। प्रोसेस का क्या नाम होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम लोग N से डिफाइन करेंगे। दिस इज प्रोसेस। ये क्या होगा? प्रोसेस। प्रोसेस का नाम हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। और जो हम लोग जिस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस निकाले थे वैसे ही हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। और दीज आर इंडक्टर, इनको अभी भी इंडक्टर बोलो। मान लो कि अब आपके सामने देखो 2 ये कॉइल्स के ग्रुप बनाए गए। एक के सर्किट में बैटरी लगाई गई है, दूसरे में नहीं लगाई गई है। दूसरे में ये गैल्वेनोमीटर है दैट कैन डिटेक्ट करंट। जिसमें आपने बैटरी लगाई है उसका नाम है प्राइमरी कॉइल। क्या नाम है बच्चों? प्राइमरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल। अब ये प्राइमरी कॉइल में आपकी एक बैटरी है। जो बैटरी है ये जनरेट कर रही है मान लो वेरिएबल ईएमएफ। तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल ईएमएफ जनरेट करेगी तो निश्चित तौर पे इसमें जो करंट होगा वो भी वेरिएबल होगा। अब इसमें अगर करंट फ्लो करेगा बच्चों तो निश्चित तौर पे इसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी कुछ लाइनें भी होंगी लाइक दिस। थोड़ा और पास बनाना चाहिए था अपने को। तो ये लाइनें देखो, ये सॉरी ये जो लाइनें हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मान लो इससे निकल के इसके तक। तो जो लाइन इसमें प्रोड्यूस हो रही है, देखो ये कटिंग नहीं होना चाहिए था। आपको पता है MFLS कट नहीं करते, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात सोचो कि करंट इसका, फील्ड इसका, MFLS भी इसी का, लेकिन वो क्रॉस कर रहा है इससे, तो यहां वो फ्लक्स पैदा करेगा कि नहीं करेगा? और इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉइल्स। तो निश्चित तौर पे इसके फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फ्लक्स, φS, सेकेंडरी फ्लक्स। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बोलेंगे NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसके एरिया को बच्चों बोल देंगे हम लोग AS, दैट इज एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो एक बात सोचो कि इसमें टोटल फ्लक्स कितना जनरेट होगा। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों? φS। अब ये φS क्या है आपका? फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब ये φS जो होगा बच्चों, ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। जो मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा करेगा दैट इज BP। BP क्यों? ये प्राइमरी कॉइल की वजह से पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, वो डिपेंड करेगी उसके अपने करंट पे, दैट इज IP पे। इस करंट को तुम IP भी बोल सकते हो क्योंकि प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगी हुई है। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स डिपेंड किया प्राइमरी कॉइल के फील्ड पे। प्राइमरी कॉइल का फील्ड खुद डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कॉइल के करंट पे। तो अल्टीमेटली जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? प्राइमरी कॉइल के करंट पे।
इन दोनों से, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तो इन दोनों से आप ये कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप इस करंट को चेंज करोगे तो फ्लक्स इसमें चेंज होगा, यानी इसके करंट की वजह से ही यहां फ्लक्स आ रहा है। और अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो हमको यहां पे एक कॉफिशिएंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा m, जिसका क्या नाम होगा बच्चों, m, एंड दिस इज IP, यानी प्राइमरी करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बच्चों यहां पे देखो, जैसे वहां पे था क्या, phi इक्वल्स टू Li, यहां पे क्या आया, phi इक्वल्स टू Mi, और बस P और S का ध्यान रखना है। P क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल का करंट, और ये सेकेंडरी में है। अब जरा सोचो कि अगर ये करंट चेंज करेगा, जैसा कि लिखा हुआ है वेरिएबल, अभी हम लोग ये भी पता करेंगे कि M किस बात पे डिपेंड करता है, M का नाम भी बताएंगे आपको। तो अगर मान लो करंट इस कॉइल में वैरी कर रहा है तो अल्टीमेटली फ्लक्स वैरी करेगा, कौन से कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में एक EMF जनरेट होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर ये वैरी कर रहा है तो देयर विल बी इंडक्शन ES, और ये ES की वैल्यू जो होगी, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो आप जल्दी से पहले फटाफट लिखो, जल्दी से सब कुछ लिखो, फिर मैं अभी बात करता हूं। और अब बच्चों देखो, ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब यहां पे तुम एक चीज समझो कि जो अपना अभी कैलकुलेट होके आया था, क्या आया था, phi s, तो phi s इक्वल्स टू MIP। अब ये जो M है बच्चों, M, दिस M इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक चीज समझो, मान लो इस कॉइल का नाम हमने लिख लिया है नंबर 1 और इसका नाम लिख लिया है नंबर 2, यानी नंबर 1 कॉइल है जिसमें करंट चल रहा है और नंबर 2 में EMF जनरेट करवा रहे हो तुम, ठीक है। तो इस M को कंप्लीटली ऐसे लिखा जाएगा, M21, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये डिनोट करते हैं, कहोगे ये डिनोट करने का मतलब क्या है। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है ना। और अगर M21 लिखा हुआ रहता बच्चों, M12, तो इसमें होता म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों। तो सीधी सी बात यह है कि आप इसमें बैटरी लगा के यहां पे इंडक्शन देख रहे हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो, बैटरी यहां लगाओ, गैल्वेनो इसमें लगाओ, करंट इसमें चलेगा, इंडक्शन उसमें देखो। तो उस केस में आप यूज करोगे M12। जब इसमें इंडक्शन होगा इसकी वजह से तो नाम होगा M21, अगर इसमें इंडक्शन होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो नाम हो जाएगा M12। और आज मैं प्रूव भी करूंगा कि ये M21 और M12 की जो वैल्यू होती है बच्चों, इन दोनों की जो वैल्यू होती है ये सेम होती है हर हालात में। इसको एक एग्जाम्पल में मैं प्रूव भी कर दूंगा आपके लिए, सोलेनॉइड वाला एग्जाम्पल में। तो आप ये याद रखना कि इट डज नॉट मैटर कि प्राइमरी की करंट किस में चला रहे हो और इंडक्शन किस में देख रहे हो। मतलब एक पेयर दिया हुआ है, अगर दो कॉइल्स के पेयर से तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस करवा रहे हो तो उसमें एक में तो तुमको प्राइमरी होना है, दूसरे को सेकेंडरी होना है। प्राइमरी किस में, जिसमें तुमको करंट चलाना है, जिसमें इंडक्शन देखना है, वो हो गया सेकेंडरी। तो इसमें जो उनका आपसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी बोलते हैं या सीधा म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसको आपने प्राइमरी बनाया हुआ है, किसको सेकेंडरी बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो इसलिए M12 या M21 की वैल्यू सेम होगी।
बात है ये डिपेंड किस पे करता है। तो बच्चों लाइक इंडक्टर, जो इंडक्टेंस था सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन जियोमेट्री, जियोमेट्री ऑफ कॉइल्स एंड देयर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन वाली बात क्या होगी, देखो अगर मान लो इनकी ज्योमेट्री सेम रखें और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दे। अब तुमको समझ में आ गया ना, कुछ देर पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडक्टर्स को दूर रखेंगे ताकि उनके बीच कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस ना हो सके। मान लो ये दोनों काफ़ी दूर रख दिए जाए तो इसके लाइंस इसके तक क्रॉस, नेग्लिजिबल क्रॉस करेंगे, मतलब कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं होगा, या टेढ़ा रख दें, कुछ रख दें। तो इसलिए m की वैल्यू सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि उन दोनों कॉइल को आपने कैसे ओरिएंट किया, और साथ ही साथ ये मीडियम पे तो डिपेंड करेगा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, यहां ढंग से लिख लेना, मीडियम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। और अगर किसी के m की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधा φs को डिवाइड कर दोगे किससे, IP से, यानी सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को प्राइमरी कॉइल के करंट से डिवाइड कर दो, तुमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। रही इसके SI यूनिट की बात, तो बच्चों इसकी जो SI यूनिट है लाइक इंडक्टेंस, ये भी आपका हेनरी होता है, इसका भी क्या होता है, हेनरी। क्लियर, ये सारी चीजें लिख लो फटाफट। तो दोस्तों देखो यहां मैंने लिखा है, इन दिस प्रोसेस we consider a pair of induction coils। हम लोग एक pair of induction coils consider करेंगे। One of the coils are known as primary coil in which we vary current by using battery, ठीक है। और दूसरा कॉइल जो है जिसमें अपने को वेरिएबल फ्लक्स जो EMF इंड्यूस करेगा वो जाना जाएगा आपका सेकेंडरी कॉइल के रूप में। We can interchange the roles of these coil। हम लोग इस कॉइल्स के रोल को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इससे पूरे प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर, तो ये आप डेफिनेशन लिख देंगे, अगर एग्जाम में आता है, ये कंपटीशन में तो पक्का ही आता है और बोर्ड्स में भी आते हैं। तो बच्चों अब हम लोग डेफिनेशन के बाद बात आगे करते हैं। तो देखो अभी क्या निकल के आया था अपना, φs इज इक्वल टू MIP, यही तो आया था अपना MIP, है कि नहीं। जब भी अपने को M निकालना होगा तो φs अपॉन IP कर देंगे। लेकिन अब एक बात समझो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइमरी कॉइल के करंट को वैरी कराएंगे, अगर ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, तो ये भी तो आपका चेंज होगा, और अगर ये चेंज हुआ तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ से आप लिख सकते हो कि EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, अब इसका नाम ना ES हम लोग रखते हैं, है ना। ES का मतलब हुआ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस d∅s/dt। उसमें जितना EMF चेंज, जितना फ्लक्स के चेंज करने का जो रेट होगा उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो EMF आता है, तो ES इक्वल्स टू माइनस d∅s/dt। अब φs की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ES इक्वल्स टू माइनस d∅s, तो φs आपका जो हो गया वो हो जाएगा m इंटू IP डिवाइडेड बाई dt। अब ये m जो है आप जानते हो m एक कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो m को बाहर निकाल लो, तो माइनस m dIP अपॉन dt, ये आपका सेकेंडरी फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो सेकेंडरी फ्लक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो आई, सॉरी,
सेकेंड EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल जो निकल के आया वो आया -MdIp/dt, जो कि सेल्फ इंडक्टर के केस में आपका LdI/dt था। सेम चीज़ है, कुछ भी फर्क नहीं है। समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, तो -MdIp/dt। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये जो इंडिकेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज, ये बात हर जगह हम लोग लिखते हैं, लेंज लॉ, जो EMF इंड्यूस्ड होगा विल अपोज द चेंज इन phi-s। ये phi-s के चेंज को अपोज करेगा, मतलब कि अल्टीमेटली जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, जिस तरीके से, उसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे आप फटाफट लिख लो, फिर हम लोग अब सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का। अब ये डायग्राम थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक समझो कि स्प्रिंग है जिसका रेडियस बड़ा है, और उसके अंदर एक दूसरा स्प्रिंग रख दिया गया, जैसे ये एक स्प्रिंग हुआ और एक दूसरा स्प्रिंग रख दिया गया जिसका रेडियस क्या है? छोटा। ओके, तो ये सोलेनॉइड है, तो मान के चलो, आप इसको मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन वाइज बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका इनर वाला है जिसका जो रेडियस है बच्चों वो मान लो आप R1, ठीक, और जो बाहर वाला है वो आपका थोड़ा बड़ा है और इसका रेडियस जो है R2। क्लियर? अब दोनों की लेंथ जो है सोलेनॉइड की वो है सेम। क्लियर है? अंदर वाला कम रेडियस का, और दोनों कोएक्सियल, यहाँ है ना वर्ड देख रहे हो, कोएक्सियल, तो दोनों का एक्सिस सेम है, सेंटर सेम जगह से पास कर रहा है। तो इसमें एक को प्राइमरी मान लेते हैं, दूसरे को सेकेंडरी मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी उसी को मानेंगे जिसमें करंट चलाएंगे। तो मान लिया हमने आउटर वाले को हमने, ये कॉइल नंबर 2 है, इसमें करंट चला दिया I, और अंदर वाला कॉइल नंबर 1 है ना, अंदर वाला जो है कॉइल नंबर 1 है। क्लियर? चलो, अब हम लोग, अब इसमें करंट चल रहा है और इसमें इंडक्शन होना है, मतलब वी वांट टू फाइंड M12, है ना, यानी कि ये क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसमें प्राइमरी कॉइल का रोल कौन प्ले कर रहा है? नंबर 2। पहले हम लोग नंबर 2 से प्राइमरी कॉइल का रोल प्ले करवा रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 में क्या जा रहा है? करंट। नंबर 2 में हमें करंट भेजना है, और नंबर 1 में हमें क्या देखना है? इंडक्शन। क्लियर? चलो, अब सोचो कि तुम्हें अगर M चाहिए, M12 चाहिए, क्या चाहिए? M12। तो क्या करना होगा बच्चों? तो सीधी सी बात है, 1 के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा होगा उसको प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी का रोल कौन प्ले कर रहा है? जिसमें करंट जा रहा है, यानी I2 से डिवाइड करना होगा। 1 के फ्लक्स में, यानी कि जिसमें आपको इंडक्शन देखना है, जिसको हम लोग सेकेंडरी बोलते थे बच्चों। अच्छा, ये रहेगा कि मैं सेकेंडरी लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग को तो फॉर्मूला पता है ना बच्चे, कि phi-s डिवाइडेड बाई IP। तो सेकेंडरी का रोल कौन प्ले कर रहा है? इनर वाला। सेकेंडरी का रोल प्ले कौन कर रहा है? इनर वाला, यानी जिसमें इंडक्शन हो रहा है। दिस इज इनर 1, दिस इज इनर। और जो आउटर है उसमें हम करंट भेज रहे हैं, ये अपना नंबर 2 है, ठीक है ना। तो देखो अब कितना फ्लक्स जाएगा। आप जानते हो कि किसी सॉलिनॉइड में अगर करंट प्रोड्यूस करते हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो इस तरीके से जा रही होंगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये लाइनें तो ये ग्रीन वाले से भी पास कर रही होंगी। तो अगर ग्रीन वाले के हिसाब से देखें तो ग्रीन वाला का ये हो गया आपका पूरा एरिया वेक्टर A1, और इसके थ्रू जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी आगे हो जाएगा।
तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, पैरेलल। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब है कि टोटल फ्लक्स अगर निकालना है फाई एस, यानी टोटल फ्लक्स निकालना है इनर वाले से, है ना। यहाँ पे फाई एस कौन है, फाई एस है अपना इनर, मैं बार बार ये स्पष्ट कर रहा हूँ। और आईपी किस में, कौन सा किस में करंट भेज रहे हैं, आउटर में। तो इनर वाले का टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इसमें लूप्स की संख्या कितनी है, तो इनर वाले को नंबर 1 दिए, इसकी मार्किंग क्या की है हमने, नंबर 1। तो मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है n1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है n1, और लेंथ कितनी है l, तो n1 इंटू एल, ये टोटल बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गई किसकी, इनर वाले की। और एक टर्न से जो फ्लक्स जाएगा वो होगा b डॉट ए, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसका, इनर वाले का। और ये हो गया एक टर्न से, यानी एक टर्न से फ्लक्स b डॉट ए1। अब इनका डायरेक्शन तो सेम है, तो इस तरीके से बच्चों सेकेंड फाई एस जो हो जाएगा यहाँ पे n1l, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया b, और एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कौन कर रहा है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो आउटर वाला पैदा कर रहा है, तो आउटर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो बाहर वाले में करंट आई जा रहा है, बाहर वाले का नंबरिंग हमने 2 किया हुआ है ना, तो उसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया मान लो n2, तो b के जगह आप ये पुट कर दो। सो फाई एस इज इक्वल टू n1 l, और ये क्या हो गया b के जगह μ1 n2 इंटू आई इंटू पाई r1 स्क्वायर, इतना लंबा है। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है फ्लक्स, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस M12, तो इस फाई एस को I से डिवाइड कर दो, तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पहले जल्दी से लिखो, जल्दी से इसे लिखो। तो दोस्तों इस तरीके से देखो, फाई एस इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर एल आई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 कितना हो जाएगा, तो फाई एस डिवाइडेड बाई करंट, तो I कैंसिल हो गया। तो आप देखो ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ये अंदर वाले का रेडियस है, ये टोटल सॉलिनॉइड का लेंथ है। अब इसी चीज़ को हम लोग दोहराएंगे और वहाँ से प्रूव हो जाएगा। मान लो कि इस बार हमने, जैसे कि अभी हमारा, अब एक एक कॉइल करके ही बनाएंगे, उतना डायग्राम लोग नहीं बनाएंगे। ये मान लो अपना आउटर वाला था बच्चों, और ये है अपना इनर वाला, है ना। इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, करंट इनर वाले में चलाएंगे, करंट इसमें चलाएंगे, करंट बैटरी इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो जो अपना इनर वाला है, यानी कि इनर वाला, जो इनर वाले की नंबरिंग क्या थी अपनी 1, है ना, और आउटर वाले का नंबरिंग क्या था 2। तो इस बार हम लोग निकालना चाह रहे हैं M21, मतलब करंट चलाएंगे अंदर वाले में और फ्लक्स देखेंगे बाहर वाले में। डायग्राम रियल में ये नहीं है, डायग्राम तो रियल में आप बनाना चाहोगे तो फिर तो आपको ढेर सारे कॉइल्स बनाने होंगे ऐसे, है ना। तो वही समझ लो, वही वाला डायग्राम है, उसी को आप रिपीट कर देना। मैंने टाइम बचाने के लिए कर दिया ऐसा। तो अब एक बात समझो कि अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करें, तो फिर से हम लोग सबसे पहले फाई निकालना चाहते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में इस बार क्या करोगे, इस बार आप देखो एरिया किसका लोगे। तो पहली बात है कि अंदर वाले में अगर तुमने करंट भेजा है तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा। तो एरिया तुम्हें फ्लक्स देखना है नंबर 2 में, तो एरिया नंबर 2 का लोगे, अब फील्ड लोगे नंबर 1 का। एरिया लोगे नंबर 2 का, अब फील्ड लोगे नंबर 1 का। लेकिन तुम ये देखो जा गौर से कि जो आपका ये आउटर वाला एरिया है बच्चों, ये एरिया हो गया आउटर, ये नंबर 2 का एरिया हुआ, और इनर वाला कॉइल क्रॉस सेक्शन इस व्यू में देखो, ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ये अंदर वाले का है और ये बाहर वाले का एरिया है। करंट इसमें दौड़ा रहे हो तो भाई, करंट अगर इसमें दौड़ा रहे हो तो फील्ड सिर्फ ये, इसके अंदर जो भी फील्ड होगा इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर होगा।
तो एरिया इसका पूरा लेने का भी क्या फायदा हुआ, आखिर फ्लक्स तो इतना दूर नहीं आएगा। तो जब फ्लक्स निकालने जाओगे तो बच्चे सीधी सी बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न बाहर वाले का लोगे तो बाहर वाले का टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, तो N2 इंटू लेंथ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले की वजह से लोगे दैट इज B1, लेकिन एरिया अंदर वाले का ही लोगे। कहोगे ऐसा क्यों, दिस इज इफेक्टिव एरिया, क्योंकि उसका एरिया लेना, ऐसे एरिया लेना चाहिए था बाहर वाले का, लेकिन बाहर वाले के पूरे एरिया से फील्ड जाए है ही नहीं, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव एरिया तो अंदर वाले का ही निकल के आएगा। तो इसलिए बच्चों अब देखो, अब आपको ताज्जुब होगा कि फिर से वो वही आ गया, N2L और B1 के जगह अंदर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड N1I पाई R1 स्क्वायर, है ना। और जब तुम M21 निकालने जाओगे, M21, तो फिर इस फ्लक्स को करंट से डिवाइड करोगे तो सबको रीअरेंज करके देखो तो म्यू नॉट N1 N2, ठीक है ना, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, जो कि आपका इस केस में भी इंटू L, सॉरी L तो यहाँ है ना, वही L लास्ट में आ गया। तो यहाँ से देखो M12 और M21 दोनों क्या हो गए, सेम। तो जब यहां पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसको आप जनरल रूल बना लो, कभी भी ये वैलिड होगा, कभी भी वैलिड होगा। इस पे देखना क्वेश्चन हम लोग डीपीपी में ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। आ रही है ना बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ, बस ये यहां कंफ्यूज मत होना। पिछली बार क्या था, मैं इसको एक बार और समझाता हूं। पिछली बार क्या था कि पूरे में फील्ड था और अंदर वाले से फ्लक्स लेना था, तो सही बात है उसके पूरे एरिया से फील्ड जा रहा था। इस बार क्या है, एरिया हम बाहर वाला का लेना चाहते थे, लेकिन बाहर वाले के एरिया में पूरे में फील्ड है ही नहीं, उतना ही फील्ड है जितना अंदर वाले का एरिया है, तो इफेक्टिव एरिया फिर से अंदर वाले का ही लेना पड़ गया। समझ गए ना बच्चे, लिख लो इसे। तो दोस्तों अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के लिए। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है वो जरा समझो। देखो अपने को क्या बोला जा रहा है, अपने को बोला जा रहा है बच्चों यहां पे तो अपने को यहां पे कह रहा है बच्चों कि ये एक कॉइल है मान लो, ठीक, और इसके अंदर ये एक दूसरा कॉइल है। अब यहां पे जो अंदर वाले का रेडियस है दिस इज R1 और बाहर वाले का रेडियस है R2। इट इज गिवन कि R1 से बहुत बड़ा है R2, ठीक है। साथ ही साथ बोथ circular coils are given in same plane। जो इन दोनों का प्लेन है बच्चों वो सेम है, एक ही प्लेन में दोनों दिए गए। तो हम लोगों को क्या करना है कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो तुम्हारे पास तो ये फ्रीडम है, चाहो तो बाहर वाले में करंट चला के अंदर वाले का फ्लक्स निकाल लो, या अंदर वाले में करंट चला के बाहर वाले का फ्लक्स निकाल लो। जो तुम्हारा इनका M12 निकालो या M21 निकालो वो सेम ही आना है। लेकिन हम लोग हमेशा काम क्या करेंगे, हम लोग उसको प्राइमरी कॉइल चूज करेंगे, उसमें हम करंट को दोहराएंगे जहां से अपने को कैलकुलेशन इजी हो। अगर मान लो तुम बाहर वाले में करंट फ्लो करवाते हो, मान लो बाहर वाले को तुमने मान लिया है प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। अगर मान लो ये अपना प्राइमरी है, इसमें करंट दोहराया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आएगा वो कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान काम है। दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R2, है ना, इसका रेडियस R2 है। और चूंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि इन सभी पॉइंट पे
जिसके पूरे एरिया पे मोर और लेस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही रहेगी। तो बाहर वाले में करंट चलाने से आपको ये फायदा होगा कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालना आसान होगा। और अगर अंदर वाले में करंट चलाओगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरे एरिया पे निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो भलाई इस बात में है कि प्राइमरी मानो आउटर वाले को और सेकेंडरी मान लो इसको। सेकेंडरी मतलब जिसका फ्लक्स निकालना है, जिसमें इंडक्शन अपने को देखना है ना। आ रही है बात समझ में? तो बाहर वाले को हमने प्राइमरी मान लिया, अंदर वाले को सेकेंडरी। तो ऑटोमेटिकली फाई एस इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू आई पी और फाई एस। तो इसमें इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो पाई आर वन स्क्वायर इसका एरिया। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r2, जो कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी वजह से पैदा होना है, इक्वल्स टू m इंटू आई, है ना। अब यहां से आई कैंसिल हो गया, तो बच्चों इतना आराम से आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ गया म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। समझ में आ रही है बात आपको? तो इतना आसानी से इनका हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दो सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है सेम प्लेन में, एक का रेडियस अंदर वाले का बहुत छोटा है, बाहर वाले का बड़ा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, लिख लो, फटाफट लिख लो। अब बच्चों एक चीज और सीखो, कभी कभार ये भी आया हुआ है। देखो मान लो एक कॉइल है ये, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L2, है ना। कॉइल की अपनी सेल्फ इंडक्टेंस होती है, इसकी भी सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इनको पास पास में लाया जाए और एक को किसी एक सर्किट से जोड़ दिया जाए, ठीक है, और दूसरे को किसी दूसरे सर्किट से जोड़ दिया जाए, यहाँ गैल्वेनो लगा दो, जो कि हम लोग डायग्राम में देख रहे थे, तो आप इस बात को समझो कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे तो अपने से तो जा ही रहे होंगे, सामने वाले से भी क्रॉस कर रहे होंगे, है ना बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन दोनों का आपस में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पैदा हो जाएगा। सेल्फ तो इनका है ही और म्यूचुअल भी हो जाएगा। तो आखिर इनके M और L के बीच में जो रिलेशन दिया जाता है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। M इक्वल्स टू K अंडर रूट L1 इंटू L2। आप ये फॉर्मूला याद रखो, जहां ये जो K है बच्चों, ये कांस्टेंट जिसका नाम है कॉपलिंग फैक्टर। अब ये कॉपलिंग फैक्टर क्या है? इस K की वैल्यू जो है बच्चों, K की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ा और 1 से छोटा या उसके इक्वल हो सकती है। ये K डिपेंड्स ऑन extent of magnetic flux linked between two coils। मान लो कि इससे निकलने वाली सारी लाइनें इससे अगर क्रॉस कर जाएंगी, अगर 100% जो फ्लक्स इसका जो है वो इसके थ्रू भी जाएगा, 100% फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स लिंक्ड, तो उस केस में बच्चों K की वैल्यू हो जाएगी 1 और उस केस में आपका M इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट L1 L2। लेकिन मान लो इन कॉइल्स को अगर बहुत दूर रख दे तो हो सकता है 0% लिंक हो रहा है, पहले धीरे धीरे घटेगा। इसलिए तो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, बाकी कम हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हो सकता है इनके बीच कोई लिंकेज ही ना हो, 0% हो रहा हो, तो उस केस में M की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि कोई कॉपलिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, जल्दी से लिखो, इससे लिख लिया आपने। चलो अब एक चीज और मैं बता रहा हूं। तो देखो अब ये जो K है ये दो बातों पे डिपेंड करता है।
डिस्टेंस पे और ओरिएंटेशन पे। अब जैसे दोनों कॉइल की बीच की दूरी, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली के इनका घटेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ाने से बच्चों जो के की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। ये हो गया डिस्टेंस वाला फैक्टर, डिस्टेंस वाला फैक्टर। अब देखो एक जेईई एडवांस में पूछा हुआ है ऐसा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं इस चीज को, कि मान लो अगर पास में भी हो और एक कॉइल ऐसे हो दूसरा कॉइल ऐसे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो बच्चे इसका डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में जो के होगा वो जीरो होगा। पास पास में भी है लेकिन के जीरो होगा इस ओरिएंटेशन की वजह से। अगर ये ऐसा होता, ठीक है, और दूसरा आपका ऐसा होता, तो के की वैल्यू क्या होती? नॉन जीरो, कुछ ना कुछ होती। अगर ये दोनों एकदम पास पास होते, एकदम पास पास होते, तो के की वैल्यू क्या हो जाती? 1। तो इसका मतलब है ओरिएंटेशन भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस भी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है बच्चों के अंडर रूट L1 L2, जहां के क्या है आपका कॉपलिंग फैक्टर। ठीक है, चलो तो इतना था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब इस पे जो मैं डीपीपी आज दूंगा उसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं, एडी करंट। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं हम लोग एडी करंट। आप लिख लीजिए इसे जल्दी से। अभी अपना हेडिंग है एडी करंट। एडी करंट आपको कंपटीशन में ना नहीं आता है, कभी कभार एक ऑब्जेक्टिव कहीं आ गया तो आ गया, लेकिन बोर्ड में ही आएगा पक्का है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। एडी करंट के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो अब जब देखो एडी करंट है क्या। देखो दरअसल एडी होता क्या है, आपने पानी को देखा होगा बहुत तेजी से कहीं फ्लो होते हुए, खासकर ब्रिज के नीचे। तो आप देखते होंगे कि ये ना पानी जब बहुत तेज फ्लो होती है तो ऐसे ऐसे घूमने लगती है, ऐसे ऐसे देखते होंगे, रोटेशन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ब्रिज के नीचे, पुल उल के नीचे। तो ये जो ऐसी धाराएं मुड़ने लगती है ना, इसी को एडी करंट बोलते हैं। लेकिन सवाल इसका है कि यहाँ हम लोग के चैप्टर में इसका क्या काम है। तो काम है, देखो क्या काम है वो आप समझोगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट। अभी कुछ डायग्राम बनाना मत, मैं सब लिखवाऊंगा अलग से। ये मेटल प्लेट, ठीक है। अब इस मेटल प्लेट को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब ये जो टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है? टाइम का। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जो वहाँ पे करंट इंड्यूस करवाएगा। और चूंकि यहाँ पे कोई, अच्छा ये मान के चलना ये पूरा मेटल है, ये नहीं कि आप इसको वायर मान लेना, दिस इज होल मेटल, ये ऐसे मेटल है, पूरा मेटल का एक प्लेट। अब यहाँ क्लियर कट कुछ तो आपका अलग से कोई लूप तो है नहीं। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे हालात में इस मेटल के सरफेस पे ही छोटे छोटे लूप्स में करंट इंड्यूस हो जाते हैं। ये करंट जो है ये इंड्यूस हो जाएंगे इस मेटल के ही सरफेस पे। चूंकि पूरा कंडक्टर ही है तो वायर का एक छोटा छोटा लूप बन जाएगा, लूप बन जाएगा मतलब करंट का लूप बन जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू होगा। क्यों? ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो कारण तो तुम्हें पता है ये क्या होता है। और बच्चों जो इसका सेंस है, करंट का सेंस, वो लेंज के हिसाब से ही डिफाइन होगा। तो लेंज के हिसाब से डिफाइन होगा तो आप देखो इसमें आप मान लो कि अगर अंदर की ओर इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका अपोज करने के लिए करंट जो है वो एंटी क्लॉक चलेगा। एंटी क्लॉक चलेगा तो सब में इस तरीके से करंट की धाराएं चलेंगी, एंटी क्लॉक, है ना। तो ये जो छोटे छोटे लूप्स बन गए करंट के, दीज लूप्स आर कॉल्ड एडी करंट। ये आपका हुआ, मतलब सीधी सी बात है, एक मेटल का प्लेट, हम लोग अगर नॉर्मल वायर ले लिए तब तो वो सर्किट बन गया,
लेकिन हमने क्या किया, मेटल के प्लेट के थ्रू ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना शुरू कर दिया। किसी भी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ जनरेट होगा, तो मेटल के सरफेस पे छोटे छोटे करंट के लूप्स बन जाएंगे और वो लूप ही कहलाता है एडी करंट। अब इस एडी करंट का क्या यूज है, कहाँ कहाँ ये दिखता है, वो मैं पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि इसे बोर्ड में भी आपको लिखना है, तो थ्योरेटिकली आपको ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों यहाँ पे देखो एडी करंट के बारे में मैंने लिखा है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू मेटल सरफेस then there will be induced current. These current forms small loops on metal surface. These loops are known as eddy current. ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। अब इसका एप्लीकेशन है, तो 3-4 एप्लीकेशन है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक डैम्पिंग, तो आप इसे लिखो और हेडिंग दो मैग्नेटिक डैम्पिंग। मैं अभी इसको समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये हमने एक मैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में आपको बताया है। ये एक मेटल प्लेट है, मान लो ये एक मेटल प्लेट है। अब ये मेटल प्लेट को धागे से बांध दो और ये इस तरीके से स्विंग कर रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। तो जब जब ये स्विंग करता हुआ इसमें इंटर करेगा, है ना, जब ये इंटर कर रहा होगा बच्चों, तो देखो जैसे ये फील्ड है, अब ये फील्ड में क्या होगा, एक टाइम पे ये इंटर करेगा, तो जिस समय इंटर करेगा तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। तो इंटर करते समय भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमने पढ़ रखा है, और बाहर निकलते समय भी होगा, और दोनों टाइम पे जब भी आएगा और जाएगा तो वो इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से वहाँ करंट पैदा होगा इसके सरफेस पे, जो एडी करंट होगा। और लेंज लॉ से तुम जानते हो, वो जो करंट होगा वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा कि इसके आने का भी विरोध करेगा और जाने का। तो इससे क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा और फाइनली ये रुक जाएगा, स्टॉप्स। वही मैंने लिखा है। तो ये जो ऑसिलेशन, ये जो पेंडुलम की तरह ये ऑसिलेट किया और धीरे धीरे रुक गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डैम्पिंग। क्लियर है बच्चों? चलो लिख लो इसे। बच्चों अब एडी करंट के कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोल दिया है। इसके डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रख लेंगे यही बहुत है। देखो क्या है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, उसमें भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसके रेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं, और फिर जैसे ही वो मूव करता है उसका व्हील, तो उसमें एडी करंट पैदा होगा और लेंस के हिसाब से उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो। तो मैग्नेटिक ब्रेक के फॉर्म में भी कर सकते हैं। इंडक्शन फर्नेस, अब जैसा कि देखो किसी मेटल के ऊपर अगर एडी करंट पैदा होगा, तो एडी करंट पैदा होने से उसमें हीट भी डेवलप होगा I² से, इस फॉर्मूला से, तो उस करंट से हीट पैदा होगा। हीट पैदा होने से इतना टेम्परेचर होगा कि वो मेटल मेल्ट कर सकता है। तो वही जहाँ मेटल को मेल्ट करवाते हैं उसको फर्नेस बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंडक्शन फर्नेस भी बोल सकते हैं। जिस मेटल को आपको मेल्ट करवाना है उसके सराउंडिंग में आप मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को चेंज करवाओ, तो वहाँ करंट पैदा होगा और वो टेम्परेचर राइज होने से हो जाए। फिर उसके बाद आपके डोमेस्टिक होम अप्लायंसेज में, घर में जो लगा हुआ रहता है आपका इलेक्ट्रिक मीटर्स, जो अब तो खैर डिजिटल मीटर्स आते हैं, लेकिन पहले आप व्हील, रोटेटिंग व्हील वाला मीटर्स देखे होंगे, वो भी आपका एडी करंट पे ही आधारित है। फिर कॉपर लॉस या हीट लॉस, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे मैं एक डिवाइस पढ़ाऊँगा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्या करता है ये वहाँ आप सीख पाओगे। अभी बस खाली से लिख लो, और जब ट्रांसफार्मर में पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं फिर इस एडी करंट के बारे में बताऊँगा कि उसके जो कोर होते हैं वो लेमिनेटेड क्यों होते हैं, इसको मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। और लास्ट में है एक स्पीडोमीटर, गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगी होती हैं, स्पीडोमीटर में स्पीड मापने में भी इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है एसी जनरेटर, लास्ट में दिया हुआ है एसी जनरेटर, लेकिन आप खुद सोचो इसका परफेक्ट प्लेस जो है वो एसी वाले चैप्टर में ऐसे भी इसको पढ़ाना है। तो ये आज ये EMI का ये समझो कि थ्योरी अब खत्म हो गई। इसके ऊपर एक मैं DPP, बहुत बढ़िया DPP, खासकर उसमें आपका ये LR सर्किट,
ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चंस होंगे, जो इसके ऊपर एक डीपीपी का क्लास आएगा अभी और, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में स्टार्टिंग में हम लोग एसी जनरेटर ही पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में एसी जनरेटर इसी चैप्टर के लास्ट में दिया है, हालांकि क्योंकि यही एप्लीकेशन है वहाँ पे, वो जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉइल के रोटेशन वाला, वही जनरेटर का काम करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे जो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है, मैं एसी के पहला चीज़ में वही पढ़ाऊँगा आपको, एसी जनरेटर, तो उसे वहाँ पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और इसके बाद मैं अब एक डीपीपी दूंगा और उस डीपीपी को सॉल्व करना है। तो पहले तो आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं डीपीपी अपलोड करूंगा। क्लियर बच्चों? और वो डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक पढ़ाई करते रहना।